जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी व्याकरण का। और यह हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से, और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। आप बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं, तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इसलिए मैंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जितने भी टॉप क्वेश्चन हिंदी विषय से पूछे गए हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी हेल्प मिले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ ही साथ सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम्स क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। बिल्कुल आसान से प्रश्न से शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, इनमें से आपको मुझे बताना है। तो इनमें से आशीर्वाद किस तरह लिखा जाएगा? बिल्कुल सही वर्तनी वाला जो है वो है बी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती या नदी। तो इनमें से तरणी किसका पर्यायवाची शब्द है? वो है सूर्य का, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। सूर्य के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो है अंशुमान, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर। ये सभी जो हैं वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी चेंज कर दी जाए तो इसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा। तरणी कर दूं अगर इसे मैं इधर की मात्रा कर दूं तो इसका अर्थ होता है नाव। और यहीं अगर मैं रै पे ऊ की मात्रा लगा दूं तो तरुणी हो जाएगा, इसका अर्थ होता है युवती, किशोरी या फिर रमणी। तो ये युवती के पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। और अगर नदी की बात की जाए तो तरंगिणी होता है नदी का पर्यायवाची। ठीक है, अगर तरुणी की जाए तो तरुणी का अर्थ क्या होता है? युवती होता है। और अगर नदी की बात की जाए तो तरंगिणी जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। आहट, आव, आवट या टा। देखो, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे सजावट में सज जो है यानी सजना जो है वो मूल शब्द है और उसमें प्रत्यय लगा है आवट, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक या अनुप्रास। देखो, हिंट ये है कि इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तय 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 ये बार बार आ रहा है। तो जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? वो होता है अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार में क्या होता है? जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में भी सेम वही होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? यानी नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। तो नाक रगड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है गिड़गिड़ाना या फिर दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। जैसे चोर की चोरी पकड़ी जाने पर वह नाक रगड़ने लगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। षटपद का पर्यायवाची है तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। तो इनमें से कौन सा षटपद का पर्यायवाची है? तो वो है भ्रमर, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जिसके 6 पैर होते हैं वही षटपद कहलाता है। षटपद का पर्यायवाची भ्रमर यानी भंवरा होता है। इसके अलावा इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो है मधुव्रत, मधुप, मधुकर या भृंग। ये षटपद के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या निरर्थक शब्द। देखो, रचना की दृष्टि से शब्द जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की बात की जाए तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, यानी जिनके खंड करने पर यानी जिन्हें अलग अलग करने पर भी कोई अर्थ ना निकले। जैसे नाक, कान,
पीला, ये सभी शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक की अगर मैं बात करूँ तो नाक को हम लिखते हैं तो उसके अगर हम अलग अलग उनके खंड कर दें कि ना को अलग कर दें और कै को अलग कर दें तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो ना और कै के अर्थ अलग अलग नहीं निकल सकते। तो ऐसे शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो सिर्फ एक ही विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। उनको अलग करने पर उनके कोई सार्थक अर्थ न निकले तो वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात करें यौगिक की, यौगिक ऐसे शब्द को कहते हैं जिनका निर्माण दो सार्थक खंडों से हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं विद्यालय की, तो विद्यालय को अगर हम लिखेंगे तो विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्या का आलय, यानी जहां विद्या मिलती है वह स्थान विद्यालय कहलाता है, ठीक है। यानी इनको अगर हम अलग अलग भी करें तो इनके कोई अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और बात करें योग रूढ़ शब्द की, तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो अन्य शब्दों के योग से बने हों लेकिन विशेष अर्थ बताते हों। जैसे दशानन, दशानन किसे कहते हैं? 10 मुख वाला, यानी रावण, यानी विशेष अर्थ बता रहे हैं ये, ठीक है। और ऐसे ही पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कीचड़ से उत्पन्न, यानी पंक मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ से उत्पन्न यानी कमल, ठीक है। तो ये विशेष अर्थ बताते हैं योग रूढ़ शब्द। बट पूछा गया है कि घुड़सवार निम्न में से क्या है? तो घुड़ और सवार यानी घोड़े पर सवार, यानी घुड़ और सवार यानी घुड़ की सवारी करने वाला। तो यह एक कौन सा शब्द है? यह एक यौगिक शब्द है। दोनों के सार्थक खंड हो सकते हैं और उनके अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप या पयोद? देखो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मनोकूल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मनः प्लस अनुकूल। ऐसे ही मनस्ताप का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मनः प्लस ताप। और सेम ऐसे ही पयोद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पयः प्लस द। तो यानी इन तीनों में जो है वो विसर्ग संधि है, लेकिन अनुस्वार जो है वो एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? देखो, सिंपल सा एक हिंट है इसका। इसमें एक वर्ड ऐसा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा अलंकार है। जहां भी आपको कोई भी आपको काव्य पंक्ति मिले और उसमें आपको सरिस जस जैसा या फिर सा वर्ड आए, ठीक है, सा से मिलता जुलता यानी समानता दर्शाने वाला वर्ड आए, तो ऐसे वर्ड जिसमें आपको लगता हो कि यह समानता दर्शा रहा है, नीरद सी, तो नीरद जैसी कल क्रांति थी, तो वह अलंकार जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु की समानता दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है उपमा अलंकार। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर से बता रहा हूं, जहां उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बात करें श्लेष अलंकार की, श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है, जहां पर एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ बहुत सारे हों यानी अनेक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? देखो, बाजार में अधिकतर लोग जातिवाचक और समूहवाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहां सामान खरीदा जाए या बेचा जाए, ऐसी सभी दुकानों का जो समूह होता है वह बाजार कहलाता है। तो जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो वहां कौन सी संज्ञा होती है? तो वो होती है समूहवाचक संज्ञा। यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बाजार में समूहवाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का आंसर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक, इक, आक या कै? तो देखो, ये तो आपको पता चलेगा कि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि में लगते हैं। यहाँ लेखक शब्द की बात की जाए तो यहाँ मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है लेख, और उसमें प्रत्यय क्या लगा है? प्रत्यय लगा है अक। ठीक है, अक वाला साउंड आ रहा है लेखक, तो अक प्रत्यय लगा है। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ या अपकारी?
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अब तक जितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं या पूछने वाला हूं, तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, साथ में सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो उपकार को न मानने वाला अगर न आ जाए, तो इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द जो होगा वो होगा कृतघ्न, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए उपकार को, यानी किए गए उपकार को मानने वाला, तो उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ, यानी ऑप्शन जो होता वो सी सही होता। बट पूछा गया है उपकार को ना मानने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृतघ्न, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो आचार का जो सही विलोम शब्द है वो है अनाचार, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह एक अव्यय हो, वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ होता है अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है, यानी यथाशीघ्र। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को। तो आयोगवाह किसे कहते हैं, विसर्ग और अनुस्वार को आयोगवाह कहा जाता है। बट यहाँ अनुस्वार नहीं दिया है, यहाँ दिया गया है विसर्ग, यानी ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य। तो ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, तो वो है मूर्धन्य व्यंजन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। ऋषि, ट, रे और पेट पटा श, ये सभी मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। बात करें कंठ की, तो ए वर्ण, आ वर्ण और कै का पूरा वर्ग, ये सभी वर्ण जो हैं वो कंठ ध्वनियां कहलाती है। तालव्य की बात की जाए तो बड़ी ई, छोटी ई, च का पूरा वर्ग, य और बड़े वाला शैशल्यम वाला श, ये सभी तालव्य ध्वनियां कहलाती है। और दंत्य की बात की जाए तो ल, तय का पूरा वर्ग और स, ये यानी छोटे वाला स, ये सभी दंत्य ध्वनियां कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा, सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड। देखो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो धनंजय का जो समास विग्रह होगा वो होगा धन को जय करने वाला। और वक्रतुंड का अर्थ भी होता है क्या, जिसका तुंड यानी मुख जो है वो वक्र यानी टेढ़ा हो, यानी गणेश जी। और ऐसे ही धनंजय अर्जुन को बोलते हैं। तो बस ये दोनों जो हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। एक तरफा की बात की जाए तो इसमें पहला शब्द जो है वो एक अव्यय है, यानी यह एक अव्ययी भाव समास है। तो बस आत्मनिर्भर जो है, यानी आत्म यानी स्वयं पर निर्भर, यानी जहाँ पर आए तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया। तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, वो होता है संज्ञा के आधार पर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अब कैसे होता है, जैसे मैं अगर कहूँ कि संज्ञा शब्द कौन सा है, कि मोहन खाना खाता है, इसमें संज्ञा क्या है। तो इसमें संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मोहन नाम है, तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन खाना खाता है। तो अगर मैंने मोहन बोला है तो वहाँ लगाया है खाता है। अगर मैंने बोला है कि राधा खाना खाती है, तो मैंने राधा लिखा है, तो वहाँ क्या है, वहाँ खाती है हो गया। तो किसकी वजह से जो लिंग का निर्धारण हो रहा है, तो वो उनके नाम की वजह से हो रहा है। तो नाम क्या है, नाम एक संज्ञा है। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता। देखो राम और सुरेश की बात की जाए तो ये दोनों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ राम और सुरेश नाम है। निर्वाह की बात की जाए तो निर्वाह एक क्रिया है, क्योंकि निर्वाह करना एक क्रिया हो गई। और यहाँ मित्रता शब्द जो बचा है वही एक भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा कौन कौन सा, खट्टा मीठा, प्यारा, मित्रता और भोलापन, ये सभी जो हैं वो भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्या प्लस आल्य विद्यालय में क्या है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। सीधा बताओ इसमें कौन सी संधि है। देखो इसका संधि विच्छेद देखो, विद्या प्लस आल्य, जब आ का आ से मेल होता है,
जब उसी टाइप के स्वर का उसी टाइप के स्वर से मेल हो तो वहां कौन सी संधि होती है? वहां होती है दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ आ का आ से मेल हो रहा है, यानी डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तनय, सुता, आत्मजा या दुहिता। तो देखो, पुत्री के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं सुता, दुहिता, आत्मजा और तनया। अगर यहाँ आ का डंडा लगा होता तो वह पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता। तनया लग रहा है तो यह पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए ए, कि इसमें पुत्री का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है ए, यानी तनया नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय। कभी कभी ऑप्शन में आपको इंद्रजीत भी मिल जाएगा, मगर इंद्रजीत जो है वो इंद्रियों को जीतने वाला नहीं कहलाया जाता। वो इंद्र को जीतने वाला, जिसने इंद्र को जीता हो, अर्थात मेघनाथ, मेघनाथ ने इंद्र को जीता था। तो इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय कहलाएगा। दूरदर्शी की बात की जाए तो दूर की बातें सोचने वाले के लिए एक शब्द होता है दूरदर्शी। और बात करें दत्तचित्त की तो किसी कार्य को मन लगाकर करने वाला जो है वो दत्तचित्त कहलाता है। और कुशाग्र बुद्धि की बात की जाए तो तेज यानी तीव्र बुद्धि वाला जो है वो कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या मूल स्वर। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। जैसे ए प्लस ए मिलकर क्या बनता है? ए प्लस ए मिलकर बनता है आ। ऐसी बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे ए और ओ मिलकर क्या बनते हैं? ए प्लस ओ मिलकर क्या बनते हैं? वो बनता है आओ। क्या बनता है? आओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए, यानी इनमें से कौन सा कनक के सभी अर्थ हैं? वृक्ष, स्वर्ण धतूरा गेहूं, स्त्री, पलाश और आभूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो कनक शब्द का जो सही अर्थ है वो है स्वर्ण, धतूरा और गेहूं। ये सभी कनक के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अलावा कनक के जो सभी, देखो, सभी जो अर्थ होते हैं वो होता है सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, पलाश भी होता है, टेसू होता है और नागकेशर होता है। कौन सा? नागकेशर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवित्री, कवयित्री या फिर कवियित्री। तो इनमें से कौन सा कवि का स्त्रीलिंग है? तो वो है कवियत्री, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भवरा। देखो, ये चारों जो हैं ये भवरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से कौन सा तद्भव है? देखो, मधुप, मधुकर और भ्रमर, ये तीनों जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। जो तद्भव शब्द है वो है भवरा, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। देखो, इससे एक सेंटेंस बना लो, इससे एक वाक्य बना लो कि राकेश जो है वो बुद्धिहीन लड़का है। तो बुद्धिहीन शब्द क्या है? वो राकेश की विशेषता बता रहा है, राकेश का गुण बता रहा है। तो गुण क्या है जो संज्ञा सर्वनाम का की विशेषता या गुण बताए? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है विशेषण, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा निर प्लस गुण, निहि प्लस गुण, नी प्लस गुण या निर प्लस गुण। तो निर्गुण का जो सही संधि विच्छेद है वो है निहि प्लस गुण, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। कौन सी संधि है इसमें? इसमें है विसर्ग संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुज्जा, सूची, सलाई या सूची। तो सुई का जो तत्सम रूप होगा वो होगा सूची। एक सिर्फ मात्रा की देर है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। बात करें सज्जा की तो सज्जा जो है वो एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो है वो होता है साज। और बात करें सलाई की तो सलाई जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा शलाका। क्या होता है? शलाका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। उधो मन न भाए 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, श्रृंगार रस,
वात्सल्य रस या करुण रस। देखो, इस पंक्ति का अगर आपको भाव पता चल गया है कि वह कहना क्या चाह रहे हैं इस पंक्ति के द्वारा, तो आप बता दोगे कि इसमें कौन सा रस है। इसमें जो पंक्ति में कहा गया है कि गोपियाँ कह रही हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही मन है जो कृष्ण के साथ चला गया है। तो अब बताओ यहाँ कौन सा रस होगा। देखो, श्रृंगार रस है, ये पक्की बात है, बट कौन सा श्रृंगार है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखो, श्रृंगार में दो रस होते हैं, श्रृंगार के अंतर्गत भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा श्रृंगार रस है इसके अंतर्गत इन पंक्तियों में। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो इस प्रश्न का वैसे सही उत्तर क्या है, श्रृंगार रस है। बस सही आंसर कि इसमें कौन सा श्रृंगार है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यही प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बी एड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे। आपकी तैयारी कितनी है और आपका स्कोर क्या रहा है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।